Hi everyone, good evening once again. Welcome to another session of solving circuits, and although in previous class it was not recorded, so maybe you can consider it as a new problem for this session. So what we are going to learn is basically you utilize that concept of repeating pattern. In case of like here in this question we have like obviously the number of resistors we don't know, so we are repeating this pattern, this 4 ohm connection. We're repeating it like infinite times, and we want to figure out its equivalent resistance, right? So the common sense is that if this resistance of this design, if it keeps on increasing, and if it keeps on increasing in a fashion where it is not going to terminate or reach to a finite fixed value, then it will keep on increasing, right? Let's say if you keep adding 4 ohm resistance in series, so though 4 ohm resistance add karne pe it will become 8 ohm, right? If you add 3, it will become 12 ohm. So aap infinite time add karenge, it will become infinitely large resistance value, which won't make any sense for us, because I mean that is not interesting, right? That is not the point of this circuit. So this circuit must have some kind of finite value of resistance, है ना? तो ये क्या होगा, वैसे जैसे आपका इनफाइनाइट जीपीयू होता है, तो अगर जैसे नॉर्मल जीपीयू है ना, जैसे 2 into 2 4 जैसे 8 16, अगर इस तरह का आपका जीपी और इसको इनफाइनाइट टर्म्स तक आप ऐड करें तो वैल्यू विल बिकम इनफिनिटी. इट इज लाइक कॉमन सेंस. बट एक बार वो वैल्यू इनफिनिटी हो गया तो देन द क्वेश्चन इज व्हाई आर वी इवन ट्राइंग टू फिगर इट आउट, राइट? सो वी आर नॉट डीलिंग विद दैट सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस, है ना. आप एक्चुअली यहाँ पे ऐसे पैटर्न से डील कर रहे हैं जो आपको ओवरऑल एक वैल्यू की तरफ, है ना, एक मान लो एक पॉइंट होगा, एक वैल्यू होगा, उसकी तरफ क्या होगा, जैसे जैसे आप इन्फिनिटी तक पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे उस वैल्यू तक वो रीच करेगा, एंड दैट इज द रीजन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, है ना. और वैसा पैटर्न होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट रिजल्ट एज इन्फिनिटी, व्हिच डजंट मेक सेंस फॉर अस टू सॉल्व. सो वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक infinitely large, the sequence you have in case of GP, but with common ratio less than 1, है ना. That can be one good example to understand this problem. So let me just explain you. So suppose we have a GP, है ना, आपके पास एक geometric progression है, and it is of this form, है ना, 1/2, 1/4, 1/6, not 6, 1/8, 1/16. तो ये क्या होगा, अगर आप ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेंगे तो ये सारा ऐड करके वैल्यू आपको कुछ देगा, है ना. अगर आप इसमें सम का अगर वैल्यू निकालेंगे तो सम विल बी सम फाइनाइट वैल्यू. इनफैक्ट उसका फॉर्मूला आता है a/1 - r लिखते हैं ना, विच इज फर्स्ट टर्म इज a एंड 1 माइनस कॉमन रेशियो यहाँ पर हाफ है डेफिनेटली, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है. तो इसी तरह का यहाँ पर क्या होगा, सीक्वेंस बन रहा होगा. और ऐसे सीक्वेंस में आप नोटिस करेंगे कि आप जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन तीनों वैल्यू को मैं ऐड करता हूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.75 हो जाएगा आई गेस, ठीक है. अगर इसी की जगह अगर मान लो आप ये ऑल 5 टर्म्स अगर आप कंसिडर करते हैं, तो दिस वैल्यू विल बिकम, लेट मी चेक कितना हो जाता है. सो 1.75 में वी नीड टू ऐड 1/8 which is 0.125. so 1.7, wait a minute, 1.75 plus 0.125. So just 1 second, gets 1.875. I guess this is what it should be. So the value should be 1.9375. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप पैटर्न का साइज बढ़ा रहे हैं ना, जैसे 3 टर्म्स लिया मैंने 1.75, विच इज नॉट क्लोज टू आंसर. 2 के काफी क्लोज है बट स्टिल नॉट वेरी क्लोज. लेकिन जब आप 5 टर्म्स ले रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1.9375, विच इज वेरी क्लोज टू 2, राइट. अगर आप इसमें 10 टर्म्स लेंगे तो आपका वैल्यू और कुछ क्लोज आएगा, लाइक 1.98 समथिंग आएगा. मे बी आप 20 टर्म्स लेंगे तो क्या होगा, 1.99 आएगा, राइट. अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं तो आपका वैल्यू ऐड करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. सो दिस इज द काइंड ऑफ फिलॉसफी दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस सर्किट. ओके, सो लेट मी जस्ट डिलीट इट. ओके, ये बस आपको समझाने के लिए था. तो यहां पर हम लोग अप्रोच ये लगाते हैं कि अज्यूमिंग आपका जो ये डिजाइन है, इट हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस वैल्यू, है ना, 5 10 2 ओम कुछ इसका वैल्यू होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं है. देन उस केस में अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं
कि सर आप ये पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस को सेपरेटली ऑब्जर्व करो, आप इसको सेपरेट ऑब्जर्व करो, तो आप नोटिस करेंगे कि ये पार्ट जो है एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे पहले जैसा था। पहले क्या था आपके पास, पॉइंट है ए और बी और यहाँ से 4 ओम और फिर नीचे 4 ओम कनेक्टेड है। तो आप फर्स्ट ये पार्ट आप भूल जाना, इसको आप भूल जाओ, इसको आप दिमाग से निकाल दो। तो आपके पास क्या बेसिकली दो ब्रांच इस तरह से है ना, और 4 ओम है और ये नीचे 4 ओम जा रहा है, राइट। इट मींस जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया ना, ये पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया, ये एग्जैक्टली सेम है, वैसा ही दिख रहा है जैसे एक्चुअली कंप्लीट क्वेश्चन का डायग्राम आपका दिख रहा है, ठीक है। एंड इफ दैट इज द केस, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कंप्लीट डायग्राम का ना, कंप्लीट डायग्राम का डिस्टेंस लिस्ट से अगर आर इक्विवेलेंट है ना, मैं ऐसे यहाँ पे एरो बना दे रहा हूँ और मे बी मेक दिस डिजाइन। सो अगर आप ऐसे बोलते हैं कि सर ये कंप्लीट डिजाइन का रेजिस्टेंस अगर मान लो आर इक्विवेलेंट है, ठीक है, और लेट्स से किसी ने मिस कर दिया, ओके, किसी ने नहीं नोटिस किया कि पहले एक रिपीटिंग पैटर्न था और लेट्स से उसके लिए वो रिपीटिंग पैटर्न नहीं है ना, तो विच मींस दिस जस्ट कुछ या so let's say you are equivalent again. For some reason I'm having difficulty writing. Oh god, just give me one moment. Okay, so let's assume कि किसी ने ये येलो हाइलाइटेड पार्ट नहीं देगा, उसने पूरा देगा, ए बी से लेकर वो इन्फिनिटी तक सोच रहा है, मे बी उसका कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू आई डोंट नो, सो मैंने उसको आर लिख दिया। इनफैक्ट आर ही लिखते हैं ना, आर इक्विवेलेंट भी नहीं लिखते, लेंदी हो जाएगा, सिर्फ आर लिख देते। सो लेट्स से रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू है एंड दैट इज आर, है ना, जो हमें नहीं पता। और मान लो किसी को मैंने ये बिगिनिंग का पार्ट मैंने छुपा दिया ना, मैं सिर्फ उसको येलो पार्ट दिखा रहा हूँ, तो येलो पार्ट देखकर अगर वो ऐसे सोचता है कि ओके हमारे पास रिपीटिंग पैटर्न है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जब इन्फिनिटी तक आपके पास जा ही रहा है पैटर्न, तो इस पैटर्न में और इनिशियल वाला जो पैटर्न था जो कंप्लीट देख रहा है कोई इंसान, दोनों के लिए कोई डिफरेंस ही नहीं है। मतलब इनफैक्ट दूसरा इंसान जो है जिसको मैं ये नहीं दिखाता हूँ ना, फर्स्ट 2 4 ओम का जो कनेक्शन वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, ही विल से कि सर ये पूरा जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है इसका कुछ वैल्यू होगा एंड इट शुड बी आर, है ना। और हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि दोनों पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। और जब इन्फिनिटी तक आप पैटर्न रिपीट करते जा रहे हैं, तो मैंने अगर एक रिपीटिंग पैटर्न अगर हटा दिया, जैसे येलो वाले पार्ट में क्या आपका एक रिपीटिंग पैटर्न 4 ओम का आपने हटा दिया है, तो उस हटाने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप ये पैटर्न इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहे हैं। तो अगर इनफाइनाइट टाइम्स में रिपीट कर रहा हूं, वहां पर अगर मैंने एक पैटर्न हटा दिया, डजंट मैटर, है ना। सो इफ दैट इज द केस, देन वी कैन से कि आप इस सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास सर्किट है जिसमें ए से 4 ओम है, ठीक है, इस तरह से, फिर नीचे एक 4 ओम जा रहा है, और ये आपके पॉइंट्स हो गए ए और बी जहां से आपने कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। एंड ये जो पूरा का पूरा येलो पार्ट है ना, दैट पार्ट हैज रेजिस्टेंस आर, और मैं इसको क्या होगा ऐसे लिख दूं, आप क्लियरली देख रहे हैं इसका कनेक्शन क्या इन दोनों पॉइंट्स है, तो इन दोनों पॉइंट से ये पूरा येलो पार्ट कनेक्टेड है एंड इट्स वैल्यू इज लेस से आर, तो मैंने इसको ऐसे आर लिख दिया, ठीक है। और आपको साथ में दिमाग में ये भी रखना है कि कंप्लीट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी एक्चुअली आ रहा है, क्योंकि आप बड़ा पैटर्न लो या छोटा पैटर्न लो, पैटर्न इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो अगर एक पैटर्न में नहीं भी लिखता हूं तो भी मेरे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। इफ दैट इज द केस, देन नाउ वी कैन से कि लेट्स फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वैल्यू, और ये पूरा रेजिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, मैं इसको एक सर्किट और मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4 और आर आपका पैरेलल में है, तो मैं उसको हटा देता हूँ, और 4 और आर को पैरेलल में है, तो मैं उसके जगह एक फाइनल वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो दैट वैल्यू विल बी 4 और आर पैरेलल में आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4r/4 + r, है ना। रेसिप्रोकल लेके लिखना होगा आपको, 1/4 + 1/r इक्वल्स टू सम वैल्यू, तो ये वैल्यू उतना आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये दो पैरेलल रेजिस्टेंस की जगह मैं डायरेक्टली ये यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि ए और बी के अक्रॉस अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, आर, दैट इज ट्रू। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें मिल रहा है वो क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हमें मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में, विच इज 4, और एक रेजिस्टेंस आपका 4r/4 + r। तो ये क्या आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप एलसीएम लेके जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा ना। तो आप 4 + r को एलसीएम ले लो, तो यू विल बी एबल टू राइट 4 + r + 4 टाइम्स r, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर 4 + r में उसको लेफ्ट में ले जाना, ठीक है। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, राइट में वैल्यू जाएगा हमारे पास 16 + 4r + 4r, ठीक है। सो
In short, our value becomes 4r plus r square equals to 16 plus 8r. क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ r, है ना। और जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 16 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि सोल्यूशन का वैल्यू क्या होगा। तो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, राइट। सो माइनस बी विच मीन्स माइनस 4, है ना। फिर आप प्लस माइनस, दोनों ऑप्शन है, प्लस बी करके एक माइनस बी, दोनों दो अलग अलग रूट्स आए यहाँ पे। फिर आप लिखेंगे बी स्क्वायर विच मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे माइनस 4 ए इज 1 एंड सी इज माइनस 16 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए विच इज 1। ये वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आपको मिल रहा है 16 एंड प्लस हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 16, जो 64 होता है प्लस 16 तो आई थिंक 80 हो जाएगा, ठीक है। सो इवेंचुअली आ जाएगा आपको 2 प्लस माइनस 2√5। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि अगर आप प्लस वैल्यू लेते हैं तो आप आंसर लिखेंगे 2 प्लस 2√5, ठीक है। और अगर आप माइनस वैल्यू लेते हैं तो यू विल राइट इट एज माइनस 2 माइनस 2√5। लेकिन आपने नोटिस किया 2 माइनस 2√5 क्या आपका नेगेटिव वैल्यू, विच डजंट मेक सेंस, है ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव हो गया, उसका कुछ मतलब नहीं बना, बिकॉज वी डू नॉट नो इफ value of resistance can be negative if it makes sense for us, right? So let's assume it doesn't make sense for us. So the only answer, the only possible answer we can accept is this one, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√5, अज्यूमिंग सारा यूनिट हम लोग कैलकुलेशन ओम में कर रहे थे, 2 प्लस 2√5 ओम, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ना। इसको नोट कर लो, किसी को कोई डाउट है इसमें तो लेट मी नो। सो मेथड क्या है, अप्रोच बहुत सिंपल है। अगर इनफाइनाइट टाइम्स अगर पैटर्न रिपीट किया हुआ है तो आपको क्या करना है, एक रिपीटिंग पैटर्न हटा लेना है एंड देन आपको अज्यूम करना है कि उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। एंड एक रिपीटिंग पैटर्न हटाने के बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगा और कंप्लीट डिजाइन का जो रेजिस्टेंस होगा, इट हैज टू बी एग्जैक्टली सेम। क्योंकि एक रिपीटिंग पैटर्न हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इनफाइनाइट बार जब आप रिपीट कर रहे हैं तो एक हटाने से क्या फर्क पड़ना चाहिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मे भी बहुत कम फर्क पड़ना चाहिए, विच इज काइंड ऑफ नेग्लिजिबल, इसलिए आप सेम लिखेंगे। एंड उसके बाद फिर क्या है, आप येलो पार्ट जो रहेगा उसको आप शॉर्ट में आर लिख देंगे एंड फिर छोटा सा जो आपके पास फिर सर्किट बचेगा उसको सॉल्व करके आप दूसरे आर के इक्वल कर देंगे, ठीक है। एंड सारे आर एक ही चीज है एक्चुअली, सारा आर का वैल्यू सेम ही है। एंड फिर वहां से क्या है, आपको आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा ना, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट क्या हुआ पैटर्न रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, कोई डाउट है इसमें तो लेट मी नो, और नोट क्या हो गया तो चैट पे रिप्लाई करो फास्ट में। ओके ऑसम, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया ना। किसी ने नहीं किया तो चैट पे रिपोर्ट करो। ओके, आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं।
Okay, awesome. So let's move on to next part. Okay, so इस part में क्या हम लोग will study about Wheatstone bridge, and it's basically simple arrangement of 5 resistance, और वहां पर काफी एक interesting result मिलता है, and that makes in many cases very easier for us to solve circuit अगर आपको वो condition मिल जाता है तो, ठीक. So let's study Wheatstone bridge. Okay, so the design is very simple. So you have 5 resistance, एक आपका इस तरह से resistance connected है, ध्यान से देखना चाहिए ना, ठीक है. और लेट्स से यहां से आपने सर्किट को कनेक्ट कर रखा है बैटरी से. सो लेट्स अज्यूम Wheatstone जैसा स्पेशल कुछ भी हम लोग इसमें देख नहीं रहे, एक जनरल सर्किट है. तो फिर अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेक्टेशन यू कैन से हर एक ब्रांच में कुछ करंट फ्लो होना चाहिए, राइट. सो मैं ऐसे ही रैंडम डायग्राम बना रहा हूँ. सो लेट्स से इस ब्रांच में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, इस ब्रांच में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, इस ब्रांच में कुछ करंट फ्लो होगा, इस ब्रांच में कुछ करंट फ्लो होगा, एंड मे बी इस मिडिल वाले ब्रांच में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा. आई डोंट नो राइट कि करंट फ्लो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, मे बी फ्लो हो रहा होगा. एंड लेट्स नेम दिस करंट. लेट्स से इसको मैं I1 बोल दे रहा हूँ और इसको मैं I2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है. तो Wheatstone ब्रिज में एक स्पेशल केस आता है which is called balanced Wheatstone bridge condition, ठीक है. So maybe I'll write balanced condition, ठीक है. ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आपको समझना है. देखो नॉर्मल मेथड क्या होता है, आप लूप बनाते हैं ना, जैसे इस लूप में आप कुछ करंट शो करते हैं, इस लूप में आप लूप लॉ लगाएंगे, ये भी आपके पास एक लूप है उसमें आप लूप लॉ लगाएंगे. आपको अगर मान लो आपको बैलेंस कंडीशन नहीं है, यानी कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं मिला है यहाँ पर, तो आप इवेंचुअली लूप लॉ लगाकर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आपकी जान चली जाएगी बेसिकली उसमें. मे भी नहीं जाएगी, इट डिपेंड्स के किस तरह के वैल्यूज आपको गिवन है और कितना इजिली आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, राइट. बट अगर बैलेंस कंडीशन है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. और कैसे इजी होता है, पहले उसके फिलॉसफी समझने की कोशिश करो. तो लोगों ने क्या किया, सर्किट बनाया और यहां पर क्या आप एक गैलोनोमीटर ऐड कर दो, ठीक है. अभी गैलोनोमीटर क्या है, एमीटर क्या है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, एक्चुअली वो बाद में आएगा भी आपका. तो आपने क्या एक इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिया जो उस वायर में फ्लो हो रहे करंट को बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. सो गैलोनोमीटर आपने यहां पर लगाया मिडिल वाले रेजिस्टेंस के थ्रू. एंड ऑब्जर्वेशन ये कि फॉर सर्टेन कॉम्बिनेशन है ना, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 R3 R4, ये जो 4 हैं आपके, इसका एक स्पेशल कॉम्बिनेशन के लिए इस R5 के ब्रांच से जो है करंट फ्लो ही नहीं होता है, ठीक है. सो यानी आपको वो एक स्पेशल कंडीशन ढूंढना है जिसमें R1 R2 R3 R4 सारे रेजिस्टेंस है, R5 भी रेजिस्टेंस है, बट यहां से करंट फ्लो ही नहीं होता, ये करंट जो आपका जीरो हो जाता है. तो ये गैलोनोमीटर अभी मैं हटा दे रहा हूँ, गैलोनोमीटर है ना वो थोड़ा क्राउडेड हो जाता है. तो ये मिडिल वाला जो ब्रांच है उससे आपका करंट फ्लो ही नहीं होगा, और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है. सो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका मिडिल वाला रेजिस्टेंस है, लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस, ये ध्यान से देखो है ना, ये R1 को क्रॉस करके जब आप आगे गए, R2 क्रॉस करके जो आप आगे गए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है उसके थ्रू आपका करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है. अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बैलेंस कंडीशन बोलते हैं. एंड उसके स्पेसिफिक क्या, हमको एक एक्सप्रेशन हम लोगों को डिराइव करना होता है, ठीक है. तो एक्सप्रेशन क्या, ध्यान से देखो. अब अगर मिडिल वाले ब्रांच से कोई करंट ही नहीं फ्लो रहा है, तो अगर I1 करंट ऊपर जा रहा है तो इवेंचुअली यहां पर करंट क्या होगा, इस ब्रांच में भी I1 होगा, क्योंकि वो I1 जा रहा था उसको दूसरे ब्रांच में जाना पड़ेगा. मिडिल वाले ब्रांच में कोई भी करंट आ ही नहीं सकता, मिडिल वाले ब्रांच में करंट जीरो है, बैलेंस कंडीशन देख रहे हैं हम लोग. तो नीचे से जो करंट I2 जा रहा है उसको भी क्या होगा, दूसरे वाले R2 के थ्रू भी करंट क्या पास होगा, I2 ही पास होगा, क्योंकि मिडिल वाले से कोई करंट आ नहीं रहा है ना उसमें जा सकते हैं आप, ठीक है. सो इवेंचुअली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि R1 और R3 दोनों से जो करंट पास हो रहा है आपका वो सेम है, एंड दैट इज I1. और नीचे जो करंट आपका पास हो रहा है दैट इज थ्रू R2 एंड R4, दोनों में सेम है, और करंट का वैल्यू क्या है आपके पास, I2 है, ठीक है. अब हम लोग पॉइंट्स का नेमिंग कर लेते हैं. तो जैसे ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है. इस पॉइंट को मैं
बी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि जैसे ये पॉइंट सी और ये पॉइंट को मैं डी बोलता हूँ, तो सी और डी के बीच में करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है ना, मतलब एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि पॉइंट सी और पॉइंट डी के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये होगा कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि जब भी किसी सर्किट में दो पॉइंट का पोटेंशियल आपका सेम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करेंगे, करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। सो इट मींस अगर बैलेंस कंडीशन है, इसका मतलब पॉइंट सी यानी टॉपमोस्ट पॉइंट एंड पॉइंट डी विच इज बॉटममोस्ट पॉइंट, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है इट शुड बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और जब ये सेम हो जाएगा तब आपको बैलेंस कंडीशन मिलेगा, या फिर इसी को हम लोग बैलेंस कंडीशन बोलेंगे, विच मींस करंट का वैल्यू क्या होगा, आपको मिडिल वाला ब्रांच विच इज थ्रू R5 करंट का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि ए से सी जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना आता है, ठीक है। VA माइनस VC निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, सिंपल, करंट को आपको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, सो यू कैन राइट I1 into R1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मान लो अगर A से D जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं उसको, अगर मैं A से D जा रहा हूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, VA माइनस VD, है ना, ये पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा A से D जाने पे, और वैल्यू कितना होगा, जो करंट है विच इज I2 इंटू रेजिस्टेंस विच इज R2, ठीक है। लेकिन आप इसमें आप नोटिस करेंगे, ये तो आपका इक्वेशन नंबर लेट्स से 1 हो गया, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि D का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, VA माइनस VD की जगह मैं VA माइनस VC भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप नोटिस करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का LHS सेम है ना। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को यूज करता हूं तो RHS भी सेम होना चाहिए, LHS में VA माइनस VC है दोनों में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, I1 R1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, I2 R2। हमें एक एक्सप्रेशन मिला जो हमें दिमाग में रखना है, और फिलहाल मैं इसको हाईलाइट करके साइड में रख रहा हूं। उसके बाद आप क्या करो, आप दूसरा पार्ट ऑब्जर्व करो, ठीक है। आप यहां से जाओ, C से B जाओ और D से B जाओ। तो अगर मैं C से B जाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे लिखूंगा, VC माइनस VB, और वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 इंटू R3 ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इतना वैल्यू आपका डिक्रीज होता है पोटेंशियल का, तो I1 इंटू R3 इतना पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं D से B जाता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा VD माइनस VB, और I2 D से B में क्या फ्लो है, करंट I2 फ्लो है और रेजिस्टेंस R4 है, तो I2 इंटू R4 आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात कि D का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल सेम है, तो ऐसे नहीं लिख के मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके C के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर लेट्स से 3 बोल रहा हूं, और ये इक्वेशन नंबर आपके पास 4 है। इक्वेशन 3 और 4 में क्या LHS सेम है आपका, देयरफॉर वी कैन से कि हमारा जो I1 R3 है और I2 R4 है ना, ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर LHS इक्वल है दोनों इक्वेशन में तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन आ गया। अब इन दोनों ऑब्जर्वेशन को क्या है, आप कंबाइन करो, या फिर ऐसे बोलो कि दोनों ऑब्जर्वेशन को आप डिवाइड करो, ठीक है। अगर आप डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, हमें लेफ्ट में I1 R1 है ना, लेफ्ट में क्या हमारे पास I1 R1 है, और राइट साइड में क्या हमारे पास I1 R3 है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के राइट साइड में क्या आपके पास I2 R2, एंड सेकंड इक्वेशन के राइट साइड में क्या आपके पास I2 R4, ठीक है। अब यहाँ से नोटिस करेंगे आपकी बहुत सारी चीज कैंसिल हो जा रही है, I1 कैंसिल हो जा रहा है, I2 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से मेरे रिलेशन क्या मिल रहा है, R1 ओवर R3 शुड बी इक्वल्स टू R2 ओवर R4, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए पैटर्न को, और हमें इजिली याद रहे इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दो रेजिस्टेंस को हाईलाइट कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड के पोर्शन में जो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है वो, एंड उसी ऑर्डर में राइट साइड में जो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है वो, उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख पाएंगे कि R1 ओवर R2 अगर आपका इक्वल है R3 ओवर R4, ऐसे नहीं रटना है कि R1 ओवर R2 शुड बी इक्वल टू R3 ओवर R4, ऐसे नहीं रटना, ऐसे रटेंगे तो फिर क्या होगा, मैं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज हो सकता है अलग अलग लिखा हो, मैं किसी को भी नेमिंग करके R1 R2 में चेंज कर सकता हूँ, राइट, मैं R1 नीचे वाले को लिख सकता हूँ, R2 मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ। सो वैसे नहीं हमें याद रखना, याद रखने का मेथड आपको ये रखना है कि जो एक साइड का जो रेजिस्टेंस का रेशियो है ना, जैसे ये लेफ्ट वाले साइड में जो रेशियो है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नीचे वाला रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू राइट साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो विच इज R3 बाय R4। तो अगर R1 बाय R2 ये ग्रुप का रेशियो और राइट साइड का जो रेजिस्टेंस है उसके ग्रुप का रेशियो, अगर दोनों का रेशियो अगर आपको सेम मिलता है, दोनों का रेजिस्टेंस वैल्यू अगर आपको सेम मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। एंड द क्वेश्चन है, इसकी बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है, वो तो हमें पता चल गया, बैलेंस कंडीशन में है तो करंट नहीं फ्लो होगा, वो भी हमें पता चल गया। टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट में का पोटेंशियल सेम होगा, वो हमें पता चल गया। हमें एक फॉर्मूला हम लोगों ने ढूंढ लिया, दैट इज आल्सो फाइन। लेकिन क्वेश्चन है इसके, इससे हमें बेनिफिट क्या मिला, है ना। इससे बेनिफिट हमें ये मिला, ये मैं आपको डायग्राम में बनाकर दिखा रहा हूँ। इससे बेनिफिट ये हमें मिला कि अब मुझे इस सर्किट को नहीं सॉल्व करना है,
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उस सर्किट में जब मुझे पता है कि मिडिल वाले रेजिस्टेंस से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, सॉरी मिडिल वाले रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो फिर मिडिल वाले वायर को रखने की जरूरत ही नहीं। किसी अगर आपके एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी वायर के थ्रू करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, तो वो सर्किट, वो वायर का पार्ट ही आपका यूजलेस है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आगे भी हम लोग बहुत यूज करेंगे। तो यानी इन शॉर्ट क्या हो गया, अब ये पूरे डिजाइन में मैं ये हटा दूंगा। ठीक है, मैं मिडिल वाला रेजिस्टेंस ही हटा दूंगा, तो मेरा न्यू सर्किट जो है उसमें मिडिल वाले का कोई काम नहीं। सो मिडिल वाला रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया। सो ये हैव R1, R2 रहेगा आपके पास, R3 रहेगा, R4 रहेगा, बट मिडिल में कुछ भी कनेक्ट आपको नहीं करना, आपको उसको रिमूव कर देना, और बाकी रिमेनिंग सर्किट जो आपका वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, है ना। अब क्या मेरे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी, देखो पहले क्या है, मेरे लिए हर ब्रांच के थ्रू करंट निकालना या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना या कुछ भी कैलकुलेशन करना मेरे लिए डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि वो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको लूप लॉ लगाना पड़ेगा, 2-3 इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे एंड देन सॉल्व करके फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन जब मुझे पता है कि ये बैलेंस कंडीशन है, और कैसे पता चला कि बैलेंस कंडीशन है, मैंने रेजिस्टेंस का रेशियो चेक किया, अगर ये रेशियो मेरा इक्वल आता है, इट मींस बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन मतलब मिडिल वाले वायर से करंट नहीं फ्लो होगा। मिडिल वाले वायर से करंट नहीं फ्लो मतलब मिडिल वाला वायर सर आप हटा दो, दिस इज योर फाइनल डिजाइन, मिडिल वायर है ही नहीं इसमें। अब देखो इस डिजाइन में क्या है, मेरे लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि R1 और R3 मुझे क्या दिख रहे हैं, ऊपर सीरीज में, नीचे R2 और R4 किस में दिख रहे हैं मुझे, अगेन सीरीज में। उन दोनों सीरीज को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं। फिर ऊपर का ग्रुप और नीचे ग्रुप किस में दिख रहा है, पैरेलल में, मैं उनको इजीली कंबाइन कर सकता हूं। सो अब मैं क्या, सारे कैलकुलेशन, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल, हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, सारे इंफॉर्मेशन क्या मैं पीसफुली सॉल्व कर सकता हूं, जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था, बिकॉज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था और उसमें हमें लूप लॉ लगाना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस कंडीशन रहेगा, आप समझ जाएंगे कि मिडिल वाले रेजिस्टेंस करंट नहीं फ्लो हो रहा है, आप मिडिल वाले रेजिस्टेंस हटा देंगे। जैसे आप हटाएंगे आपका सर्किट क्या है, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। किसी को इसमें दिक्कत है, कोई डाउट है तो लेट मी नो।